हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो कि काफ़ी वास्ट टॉपिक है और इसमें दो तीन थ्योरीज़ जो हैं वो कवर होती हैं, तब जाके एक कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है। तो जो हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, और थर्ड वन इज़ सेज लॉ ऑफ मार्केट। आप बोलेंगे कि सर थोड़ा सा कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पे, सेज लॉ ऑफ मार्केट पहले मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद में काफ़ी आपने वीडियोस देखे होंगे या फिर काफ़ी बुक्स में एक्सप्लेन किया होगा, तो वहाँ पे सेज लॉ ऑफ मार्केट पहले एक्सप्लेन किया होता है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा मैं, लेकिन मैं इसको बाद में रुक के कवर एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे मैं। एक्चुअली क्या होता है, मैंने कई बार चीज़ें ये देखी जब मैं अपने टाइम पे भी पढ़ता था, तो सेज लॉ ऑफ मार्केट पढ़ने से पढ़ना चालू किया, तो मैंने कई बार ये चीज़ें देखी, कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं और जो फाइनल क्रक्स जो होता है, हम पता पड़ा सेज लॉ ऑफ मार्केट में ही घूमते रह गए और जो फाइनल क्रक्स था वो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। ठीक है, या वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा फोकस नहीं हो पाया। तो कई बार ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैं सबसे पहले क्रक्स के ऊपर आऊँगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही करता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है या जो फाइनल कॉन्सेप्ट जो होता है, जो क्रक्स होता है, मैं उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप उसके ऊपर बिल्कुल फोकस बना सकें, आप उसको समझ सकें। बाकी मैं आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में भी कि एजम्पशंस, एक्सेप्शंस, मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा लेके खींचतान नहीं करता हूँ मैं। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि पता पड़ा हम इन्हीं के ऊपर अटके रह गए और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो इसलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे बात करता हूँ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर, जो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा हुआ है। और जो ये इक्वेशन है MV इक्वल्स टू PT, है ना, तो वो जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको पूरा फुल डिटेल में देखना है तो दोस्तों इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, और इसी सीरीज़ में इससे पहले वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझने के लिए वो वीडियो देखना, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो फिशर वर्जन था, क्या क्लासिकल पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियस बात है कि हम क्लासिकल जो वर्जन था वो थ्योरी ऑफ मनी का वही यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो जो फिशर ने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन थी MV इक्वल्स टू PT, जिसमें कि M रिफर्स करता है मनी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा सर्कुलेशन में है। ठीक है, V रिफर्स करता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कितना वेलोसिटी वो करेंगे। वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मनी 20,000 है सपोज़ करो, जैसे RBI है, RBI ने 20,000 रुपये 20,000 के करेंसी के उन्होंने नोट छापे। अब उसकी वेलोसिटी अगर 5 है, वेलोसिटी 5 मतलब वो मेरे हाथ से किसी और के हाथ में, किसी और फिर उसके हाथ से किसी और के, इसमें जैसे वो 5 लोगों के हाथों से गुज़रता है वो, तो एक्चुअली वो 20,000 नहीं है, 20,000 इंटू 5 करेंगे तो वो 1,00,000 रुपीज़ हो गया, है ना। ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी थी, है ना, वो डिटेल में आप देखने के लिए वीडियो ज़रूर देखें। तो एक्चुअली ये क्या है, वो 20,000 मेरे लिए है, 20,000 उस बंदे के लिए, तो 20,000 तो मेरी डिमांड हो गई, मैंने उसको खर्च कर दिया, तो वो 20,000 किसी और के पास पहुंच गए। ठीक है, फिर वो 20,000 खर्च कर देगा तो 20,000 उसकी डिमांड हो गई। तो एक्चुअली वो वेलोसिटी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो MV क्या हो गया, MV मतलब कितनी सप्लाई है मनी की, है ना, कितना जो है मतलब कहीं ना कहीं जो एक वो कर रहे हैं हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितना RBI यहाँ पे पब्लिश कर रही है और कितने उस हिसाब से सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है ना। फिर PT के बारे में करते हैं, तो P तो जनरल प्राइस लेवल है हमारा। जनरल प्राइस लेवल दोस्तों वही, जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हो तो फिर आप जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करते हो, है ना। ये भी हमने मेंशन किया है मिल्टन फ्रीडमैन थ्योरी में वहाँ पे। ठीक है, और T जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और आउटपुट, तो कितना आपका PT समझें, अगर PT क्या है तो कितना आउटपुट है और कितना उसकी प्राइस से मल्टीप्लाइड हो गया। जैसे अगर 1,000 रुपीज़ के जैसे टॉयज़ अगर बनाए हैं और एक टॉयज़ 100 रुपीज़ का है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज़ हो जाएगा। उधर मनी इन सर्कुलेशन कितना था, 20,000, और 5 कितना होगा, तो ये दोनों सब इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या है, देखिए PT इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन। उसको देखा जाए तो कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसी को हमने एग्रीगेट सप्लाई मान लिया, जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को हमने एग्रीगेट सप्लाई मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एजम्पशन वही क्लासिकल तो लेते ही हैं, एजम्पशन लेते ही हैं, एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल की तो सारी जो थ्योरीज़ हैं उसका एजम्पशन ही यही होता है, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट में हमारी इकनॉमी एग्जिस्ट करती है। चलिए अब जरा हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और उसको समझना चालू करते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे
वाई एक्सिस पे प्राइस रखते हैं और एक्स एक्सिस पे आउटपुट रखते हैं, ठीक है। तो जो इसकी एग्रीगेट सप्लाई है, सप्लाई देखिए आप, जो एग्रीगेट सप्लाई का जो मतलब यहाँ पे हमने डायग्राम में मेंशन किया हुआ बिल्कुल वर्टिकल है। वो ऐसा क्यों है बिल्कुल वर्टिकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों है वो वर्टिकल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पे होगा तो फिर सप्लाई उतनी ही रहेगी ना, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट में तो हमारा एजम्पशन जो है उस हिसाब से सप्लाई तो फिर हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हमारी सप्लाई कांस्टेंट रहने वाली है इसलिए हमने आउटपुट को बिल्कुल कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है ना। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। बाकी अगर हम इसमें यहाँ पे करते हैं तो देखिए एग्रीगेट डिमांड हमारी यहाँ पे चेंज होती है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी जो भी एम वी इक्वल्स टू एम वी, तो मनी इन सर्कुलेशन, वेलोसिटी इन सर्कुलेशन वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अच्छा अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि सेज लॉ ऑफ मार्केट क्यों पहले एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑथर्स हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो आपको यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपको एकदम से लगा कि ये कैसे आ गया, तो एक्चुअली वो सेज लॉ ऑफ मार्केट से लिया हुआ है ना। तो आप उसको सेज लॉ ऑफ मार्केट तक कंटिन्यू आप देखिए, है ना, ये पूरा। क्योंकि ये तीनों जो थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वो वेज फ्लेक्सिबिलिटी में मिक्सअप है, वेज फ्लेक्सिबिलिटी क्वांटिटी थ्योरी में मिक्सअप है, और क्वांटिटी थ्योरी सेज लॉ ऑफ मार्केट में मिक्सअप है। तो ये जो तीनों थ्योरी हैं आपस में मिक्सअप हैं, तो इसलिए आपको ये पूरा एक बार देख के सारी पिक्चर फिर क्लियर होगी। मतलब सस्पेंस एंड में भी है, सस्पेंस मिडिल में भी है और सस्पेंस शुरू में भी है। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपसे बस यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, और शुरुआत के लिए केवल इतना ही समझ लें, कितना कि भाई एग्रीगेट सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, बिल्कुल फिक्स रहेगी। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है। और बाकी एग्रीगेट डिमांड हमारी जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी होगी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एम वी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेज फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। वेज फ्लेक्सिबिलिटी में यहाँ पे क्या मेंशन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेजेस, चाहे वेजेस के कुछ भी हों। क्योंकि क्या है, कई बार जो ऑथर्स हैं कई वो बार बार वो करके बताते हैं कि देखिए बेटा वेज बढ़ जाएगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट इतना होगा, वेज कम हो जाएगी तो फिर इतना वो हो जाएगा। तो वेजेस चाहे जितनी भी हो, एम्प्लॉयमेंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट रहेगा। सबसे पहला अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारा क्लासिकल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट रहेगी तो वेजेस का कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला इकोनॉमी में, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली जो भी सिचुएशन होगी, कैसी भी सिचुएशन होगी, चाहे वो वेजेस कुछ भी हो कैसे भी हो, तो हमारी जो इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। चलिए अब जरा इसका डायग्राम समझना चालू करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने रख लिया लेबर, वाई एक्सिस पे वेजेस। अब वेज फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ने वाले हैं तो वेज फ्लेक्सिबिलिटी में हम सबसे पहली चीज़ें देखें कि वेजेस कितनी होंगी और वेजेस क्या किस हिसाब से होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं वेजेस की डिमांड और सप्लाई। तो वेजेस कैसे डिटरमाइन होती हैं बेटा? सिंपल, वेजेस कैसे डिटरमाइन होंगी? डिमांड और सप्लाई की जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके हिसाब से। ये देखिए ये हमारी इक्विलिब्रियम वेज रेट हो गई, है ना। तो ये वेज निकालने का ये सिंपल सा फंडा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हम चीज़ें बिल्कुल इजी करके चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमने वेज फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी। वेज फ्लेक्सिबिलिटी में हमने वेजेस निकालनी कैसे, डिमांड और सप्लाई से। और वहाँ पे हमने जो थ्योरी ऑफ मनी में हमने वहाँ पे पढ़ा, हमने सिंपल सी अभी क्या करा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हमने मिक्सअप कर दिया बस, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमने वो किया, एक पॉइंट हमने बीच में एक वाले इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। बाकी अभी हमने यहाँ पे और कोई चीज़ यहाँ पे इस हिसाब से मेंशन नहीं की हुई है, ठीक है। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे इस जगह पे आ गया। अच्छा अब जब मैं यहाँ पे वेज फ्लेक्सिबिलिटी, अब देखिए वेजेस की बात चलेगी तो जब लेबर की बात चल रही है, वेजेस की बात चल रही है, तो इक्विलिब्रियम वेज रेट भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेबर आ गया, है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे कहते हैं? देखिए इस जो वेज रेट है, ये जो इक्वेशन है, देखिए मैंने ये वाले डायग्राम को मैंने दूसरा जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम पे मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल कोरिलेट कर दिया। और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, तो ये वाली जो लाइन है ये प्रोडक्शन की लाइन है, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली जो लाइन है प्रोडक्शन की लाइन है। तो
आप बोलोगे सर ये प्रोडक्शन की है, कैसे बन रही है? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि टोटल प्रोडक्शन की जो है वो टोटल प्रोडक्शन की लाइन इसी तरीके की होती है वो, है ना। तो ये टोटल प्रोडक्शन का हमारा वो हो गया। तो जब हम टोटल प्रोडक्शन की लाइन को और जितना लेबर है हमारी उस लेबर से कोरिलेट करते हैं तो हमारा कितना प्रोडक्शन होगा वो हमारे सामने निकल के ये आ गया कि हमारा इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होने वाला है। ये हो गया हमारा लेवल ऑफ आउटपुट। ये दोनों डायग्राम हमने यहाँ पे कोरिलेट कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसी हिसाब से हम ये देखिए तीसरा डायग्राम यहाँ पे हमने ये और कोरिलेट कर दिया। कैसे? चलिए अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। अब हम दोनों थ्योरी को मिक्सअप करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। हम यहाँ पे दोनों उसमें जैसे क्या वेजेस हैं हमारे, तो वेजेस की ये देखिए जो लाइन मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ बार बार ब्लिंक हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या शो कर रही है? ये बेसिकली ये शो कर रही है कि ये जो दोनों हैं डायग्राम हैं इनकी कनेक्टिविटी अपने बस में बता रही है। और ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग कितनी प्राइस होगी, ठीक है। ये कनेक्टिविटी आप बता रहे हैं, प्राइस की कनेक्टिविटी किसके साथ बता रहे हैं? वेजेस में। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम वेज रेट की बात कर रहे हैं कि कितना वेज रेट। तो इस वेज रेट पे प्राइस कितनी होगी इकोनॉमी में, वो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। इस वेज रेट पे ये प्राइस होगी हमारी, और वो प्राइस हमने कहाँ से निकाली? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से हमारी प्राइस निकल के आई, और अब उस प्राइस पे कितनी वेज रेट होगी वो ये रहेगी। ये दोनों इन दोनों का कोरिलेशन है। वेजेस से आप प्राइस भी निकाल सकते हो, मार्केट की प्राइस क्या है ना, और प्राइस से आप वेजेस भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये प्राइस की हम बात करें तो ये प्राइस यहाँ से भी निकलती है, एम वी इक्वल्स टू पी टी। तो ये प्राइस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा? एम वी अपॉन टी, ये जो टी को डिनोमीटर में ले जाऊँगा तो ये फिर हमारी ये प्राइस बच जाएगी और प्राइस हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो एम वी अपॉन टी करूँगा तो ये प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने वहाँ पे पढ़ रखा हुआ है फिशर की इसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ये दोनों डायग्राम में आपस में कोरिलेशन है, ठीक है। इन दोनों डायग्राम का आपस में कोरिलेशन हो गया और ये दोनों डायग्राम का आपस में कोरिलेशन हो गया। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो प्राइस कैसे मालूम पड़ी प्राइस कितनी है ना। डायरेक्ट हम इस पर क्रक्स भी आ रहे हैं बेटा, है ना। मैं इधर उधर हम फिजूल की ना बातें करते हैं, डायरेक्ट क्रक्स पे पर आ रहे हैं। आप देखिए ये तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसा, तो ये तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। अब कितनी करेंसी छाप दी हमने, ठीक है, इकोनॉमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी करेंसी इशू करी है, कितनी छापी है, तो ये क्या हो गया हमारा मनी इन सर्कुलेशन, एमवी, वेलोसिटी, एग्रीगेट डिमांड। तो आप ये समझो जैसे देखो एक ही चीज़ है, ठीक है। दिल्ली में उसकी प्राइस दिल्ली में वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब मेट्रो सिटी में वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और वही जो गांव होते हैं वहाँ पे वेलोसिटी काफ़ी कम होती है। अगर मैं वही बात करूँगा कि एक सिंपल आप एक रेस्टोरेंट में जाइए, तो रेस्टोरेंट में दिल्ली के आप रेस्टोरेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्राइसेस आपको अलग मिलेंगे। वही एक नॉर्मल टाउन में आप देखेंगे तो वहाँ पे प्राइस अलग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वेलोसिटी का अंतर पड़ रहा है। मनी तो सर्कुलेशन जो है ही है, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी से भी तो प्राइस कैलकुलेट की जा रही है ना, और मनी सर्कुलेशन में भी उससे प्राइस कैलकुलेट की जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली ये एग्जांपल दूंगा कि आप देखिए 2002 से पहले की बात कीजिए, 2002-3 से पहले की। उस टाइम पे आप लोग अपने फादर से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि सैलरी हार्डली 5000 8000 ये सैलरी मतलब उस टाइम पे हुआ करती थी। अच्छा, फिर एकदम से क्या हुआ? एकदम से हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन में आया, पैसे करेंसी जो थी काफ़ी इशू हुई बाहर से, एक्सपोर्ट से मतलब करके हमने हमारे इंडिया में एकदम से बहुत पैसा आया। तो जब एकदम से काफ़ी पैसा हमारे इंडिया में आया तो यहाँ पे लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी क्या? जब आप देखिए, अब समझिए, इंडिया में हमारे 2002 के बाद बहुत फंड आया, ठीक है। आप देखिए सैलरी जो थी, ठीक है, तो वो सैलरी भी बढ़ के तो उतनी हिसाब से होगी ना। जब एग्रीगेट डिमांड मतलब फ्लो ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी में आई, प्रोडक्शन तो उतना ही है, प्रोडक्शन उतना भी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन तो उतना ही है, एग्रीगेट सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट रही। अब 2002 के बाद क्या हुआ? हमारे यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज से कंपनी आई, ठीक है, वो काफ़ी कुछ बाहर से बिज़नेस आया, हमारे यहाँ भी मतलब जो मनी था वो मनी सर्कुलेशन बढ़ा, ठीक है, और मनी का जो कहीं ना कहीं करेंसी इशू करने का था वो भी बढ़ा, तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई। तो डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ? प्राइजेस इंक्रीज़ हो गई, हमारे यहाँ पे सब चीज़ें महंगी होने लगी, ठीक है। आप देखिए प्रॉपर्टी के दाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। पहले वो प्रॉपर्टी आप 2002 की रेट देखेंगे तो हो सकता है 5 लाख में घर मिल रहा हो, लेकिन अब वही घर देखेंगे तो वो 50 लाख पहुँच गया। तो अल्टीमेटली बेटा सब प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके चलो, तो ये प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई, सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट है,
मकान जितने बने रखे हैं उतने मकान बने हुए हैं, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे तो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है जैसी जैसी मतलब करेंसी हमारे उसमें आती है तो प्राइस होती है, उस प्राइस से ही वेजेस पे अंतर पड़ता है। तो जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो होंगे तो फिर सैलरी भी इंक्रीज़ हुई। अब वेजेस जितने, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा वेजेस काम करेंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन डिटरमाइन होगा, है ना। तो जब उसी वेजेस पे हम प्रोडक्शन को करेंगे तो हमें कितना आउटपुट है वो आउटपुट निकल के आ रहा है। क्लियर हुआ? ये एक इसका वो कनेक्टिविटी है। अच्छा, सेम डायग्राम हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम बिल्कुल सेम डायग्राम नीचे है, ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम है ऊपर और नीचे वाला। अब हम बात करें कि कनेक्टिविटी, ये देखिए हम इसकी भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ से इस जगह पे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये प्राइस हाई और उसी प्राइस पे लेवल आउटपुट कितना रहेगा, ये इतना रहेगा इस जगह, ठीक है। तो लेवल ऑफ आउटपुट, इससे ज़्यादा हम आउटपुट कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में है और फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगा तो प्राइस वेजेस ये रहेगी, ठीक है। तो ये वेजेस रहेंगी, वेजेस भी नहीं इंक्रीज़ हो सकती, वेजेस इंक्रीज़ नहीं होंगी तो प्राइस भी कोई वो नहीं होना, है ना, इम्पैक्ट नहीं पड़ना। अब वेजेस ही उतनी रहेंगी। आप सोचो कि अगर सैलरी लोगों की 50,000 है आज की डेट में, वो आज से 20 साल भी बाद भी 50,000 रहेगी, तो क्या बोलते हो, लोग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी क्या? प्राइसेस इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्यों? 50,000 सैलरी तो आज के हिसाब से है ना, तो 50 अगर वो सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, सैलरी नहीं इंक्रीज़ होगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं होंगी। तो इसी हिसाब से ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा एक सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी है। इससे कनेक्टिविटी, प्राइस से कनेक्टिविटी वेजेस की, वेजेस से कनेक्टिविटी आउटपुट की कनेक्टिविटी लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन की कनेक्टिविटी प्राइस से, है ना। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी। और वो ये कहते भी तो हैं, क्लासिकल थ्योरीज़ जो हैं वो क्लासिकल थ्योरीज़ ये बताती हैं, मेंशन करती हैं कि ये पूरा मार्केट मैकेनिज्म है और पूरा मार्केट मैकेनिज्म ही अपने आप को पूरा एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बताइए गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट आया, ठीक है। तो जो इनविजिबल हैंड है, हाँ, लेजर फेयर करके जो थ्योरीज़ हैं वो सारी उसमें से सही है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है इस जगह पे, तो इसलिए यहाँ पे उसको आप उस हिसाब से वो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब हम लोग सेल्स लॉ, ये पूरा हमारा मेन वो है और ये इसी के ऊपर आपको बेटा फोकस करना है। अब मैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट समझा रहा हूँ ताकि आपको इसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को लेके कनेक्टिविटी और एस्टैब्लिश हो जाए। इसको स्किप ना करें, ऐसा मत सोचिएगा कि ये हमारा इसको हमें क्लियर हो गया अब उसको आगे नहीं देखना, ठीक है ना, पूरा देखिए इसको। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट वही बात आ जाती है। हाँ देखिए समझिए, यहाँ से एक सिंपल सी बात होती है, कोई भी किसी से पूछोगे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या बोलेगा, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। भाई कैसे सप्लाई कैसे क्रिएट करेगी डिमांड को, आप बताइए ज़रा मुझे, सोच के देखिए सप्लाई कैसे क्रिएट करेगी। देखिए सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर्स। और होता क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, है ना, अब वो प्रोड्यूसर्स जैसे सपोज़ करिए कि मैं कपड़े बनाने की फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मेरी सप्लाई क्या है, मेरी सप्लाई ये है कि मैं एक महीने में 1000 शर्ट बनाता हूँ। अब शर्ट बनाने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब मुझे शर्ट बनाने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो मेरी सप्लाई से जुड़े हुए कौन है, मेरी सप्लाई से जुड़े हुए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। तो मैं जो शर्ट बना रहा हूँ 1000 रुपीज़, इसके लिए उसके बदले मुझे रेंट भी देना पड़ रहा है, उसके बदले मुझे लेबर भी पे करनी पड़ रही है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी है ना, एंटरप्रेन्योर मेरा प्रॉफिट है ही है, तो मैं इन लोगों को तो पे कर रहा हूँ ना, रेंट का पे कर रहा हूँ, लेबर का पे कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा बाहर जा रहा है। और यही उल्टा फिर पता पड़ा, यही जैसे रेंट जिसको मैं रेंट दे रहा हूँ तो हो सकता है वो भी शर्ट परचेस करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली वो पैसे फ्लो, सर्कुलेशन ही तो हुआ ना, मेरा पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू मार्केट में गया। समझना, इस बात को समझना, सप्लायर का पैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू मार्केट में जाता है और मार्केट में ही जब पैसा पहुंचेगा तो डिमांड क्रिएट होगी। अगर मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा तो डिमांड कैसे क्रिएट होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसको मैं रेंट पे कर रहा हूँ वही मेरी शर्ट खरीदेगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में तो पैसा पहुँचेगा। मैंने जैसे अगर रेंट 25,000 रुपये रेंट राम को रेंट पे किया है, अब राम को भी किसी और को शाम को पे करना होगा, पता पड़ा शाम को उसने 10,000 रुपये दे दिए 25,000 रुपये में से, शाम ने 10,000 रुपये उसके पास पहुँचे, शाम ने फिर मेरी शर्ट आगे परचेस कर ली, तो अल्टीमेटली सर्कुलेशन फ्लो मनी है ना। तो सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, ना मैं सप्लाई करता ना उस चीज़ की डिमांड आती, ना मैं सप्लाई होता, ना मैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करता, ना वो किसी और को पे करते और ना कोई डिमांड क्रिएट होती, तो चेन ही रुक गई ना। इसीलिए सेल्स ऑफ लॉ ऑफ मार्केट जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे बात करता है। तो यहाँ पे फिर देखिए y = c + s,
ये आ जाती है, वाई मतलब वही प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे हुआ, प्रोडक्शन कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो यहाँ से ये चीज़ क्या निकल के आती है, कनेक्टिविटी समझिए, ये ना कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो फिर मेरे प्रोडक्शन से कंजम्पशन भी होने वाला है ना, और कंजम्पशन से सेविंग। अब जैसे मैंने राम को 25,000 रुपये दिए थे रेंट के, तो राम कंज्यूम कर लेगा उसको 15,000 रुपये, जैसे उसने खुद कंज्यूम कर लिया, ठीक है, कुछ अपने मतलब के लिए, पर उसने 5-10 हज़ार रुपये सेव कर दिए, तो ये भी अपने आप में एक वो इशू हो गया, है ना। तो y इक्वल्स टू सी प्लस एस, प्रोडक्शन से रिलेटेड कंजम्पशन उसमें रहता है, तो ये मेंशन क्या हुआ, y प्रोडक्शन होता है, सी कंजम्पशन होता है, सेम हुआ, ठीक है। और सी में क्या मेंशन करते हैं कि सेविंग जो होता है वो आगे चल के इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एज इक्वल्स टू आई, सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देखिए एक्स एक्सेस पे हमने लिख रखा हुआ है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग, अगर हम इनको इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दोनों को मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कितना अमाउंट और कितने इंटरेस्ट रेट पे आप यहाँ पे वो करोगे, वो चीज़ यहाँ पे हमारे निकल के आ गई, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, देखिए सेविंग, कुल मिला के ये डायग्राम से यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मालूम पड़ जाता है हमें, है ना। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा था वहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर ही होते हैं, है ना। तो यहाँ से दो चीज़ें मालूम पड़ गई। तो यहाँ पे लिखा ना देयरफॉर y इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये देखिए पहले ऊपर हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, एस की जगह आई कर दिया। और दोस्तों सी प्लस आई क्या शो होता है, ये देखिए जो y होता है उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, और सी प्लस आई को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, है ना। प्रोफेसर कीन्स की थ्योरी में भी यहाँ पे वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ये ए एस हो गया, ये सी प्लस आई, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एम वी इक्वल्स टू पी टी। तो यही जो है यहाँ से क्रक्स क्या निकल के आया, ए डी इक्वल्स टू ए एस, है ना, ये क्रक्स निकल के आया, ए डी इक्वल्स टू ए एस इक्वल्स टू एम वी इक्वल्स टू पी टी। अब इसी एम वी इक्वल्स टू पी टी को ले आके हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एम वी इक्वल्स टू पी टी, और यही एम वी इक्वल्स टू पी टी यहाँ पे ए डी और ए एस में। अब होता क्या है, बच्चे ज़्यादातर यही बात करते हैं कि सर वो एम वी पी टी था, ये ए डी ए एस कैसे यूज़ होने लगा। तो एक्चुअली में बेटा वो ऑथर जो आपको शुरू में समझाते हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, उसका मोटिव ही यही है, वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट समझाने का। क्यों, क्योंकि एम वी और पी टी के बाद वो ए डी ए एस कहाँ से आ गया, वो बेटा इस जगह से आया। हालांकि यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ ए डी इक्वल्स टू एम वी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ ये, है ना। होप सो आप लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि इसे डिटेल में बनाइए, तो यहाँ पे हमने डिटेल बनाया है और हमने सिंपल कंक्लूजन के बारे में बात करी है ना। एजम्पशंस और इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप एजम्पशंस पहले बेटा हमेशा कॉन्सेप्ट्स पढ़ा करो, तो इस कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप कोई एजम्पशन और एक्सेप्शंस पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी होगी। आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, कोई भी उठा के देख लेते हो, करते हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करते हो, उसमें आप पहली एजम्पशन और एक्सेप्शंस में उलझ जाते हो, तो थोड़ी कहीं ना कहीं उसमें क्या थ्योरी है उसमें अपना दिमाग लगाओ, और अपना दिमाग लगाने के बाद फिर एजम्पशंस और एक्सेप्शंस तो बेटा आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। हर किसी का अपना अपना पढ़ने का तरीका है, मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैंने आपको आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, नया चैनल है, हमें अच्छा प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, एंड होप सो आपसे हमें वो प्रमोशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।